बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद में और पूरी हुकूमती मशीनरी जो है SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगी हुई है और इसे कामयाब कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो डेलीगेट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद में। आज सऊदी अरब के एक आला सतही वफ़द ने जो है वज़ीर सरमायाकारी की ज़ेरे क़यादत इस्लामाबाद का दौरा किया, पाकिस्तान पहुँचे और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और जो है वो एक बिज़नेस फोरम कॉन्फ्रेंस से भी उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई और इसमें SIFC के किरदार को भी सराहा गया। जो फूड सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर भी बात हुई और नेशनल फूड सिक्योरिटी पर भी मुआहदे किए जा रहे हैं। तकरीबन 28 मुआहदों पर जो है नाज़रीन दस्तखत होने जा रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है मुतवक्को है। और इसके साथ साथ जो SCO कॉन्फ्रेंस में हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है बातचीत करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर ने आज जो है वो एक ग्रैंड जरगा बुलाया है वज़ीर आला KP हाउस में पेशावर में, और इसमें तमाम सियासी जमातें जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मदऊ किया गया है, इंक्लूडिंग नून लीग और हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें मदऊ किया गया। वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वहाँ पहुँचे हैं, गवर्नर KP के कुंडी साहब वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी खिताब किया है और इस ग्रैंड जरगा से जो है वो एक यकजहती का मैसेज दिया जा रहा है ताकि KP के अंदर जो है वो हालात को संभाला जा सके, कंट्रोल किया जा सके और अमन के लिए जो है बात को आगे बढ़ाया जा सके। फिर हम बात करेंगे कि जो आईनी तरमीम हैं उसके मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं, मौलाना साहब मान गए हैं, हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है या अभी तक बातचीत जारी है। ड्राफ्ट जो है वो कहा जा रहा है शेयर कर दिया गया है, लेकिन ड्राफ्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। हर कोई ये कह रहा है कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाए ताकि मामला पब्लिक के सामने आए और पब्लिक को भी पता हो कि क्या आईनी तरमीम की जा रही है और इसका फ़ायदा क्या होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार PJ मीर साहब, उनसे बात करेंगे। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। और नजम अली खान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। नजम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। PJ मीर साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज पेशावर में और वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साहब ने एक ग्रैंड जरगा जो है वो बुलाया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। ये ग्रैंड जरगा पेशावर में हुआ और इसमें अमन की बात की गई और जो है वो मुत्तहिद हो के जो सूबे का अमन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है वो मामलात को बेहतर करने के लिए बातचीत की गई। कैसे देखते हैं सर इस ग्रैंड जरगा को और जो एक यूनिटी का मुजाहरा किया जा रहा है तमाम सियासी जमातों की तरफ से और इसको भी? देखिए, नंबर वन, मेरी नजर में आपको जरगे की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो वो PTI, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी है और उनको इसका फुल चार्ज ले। अब आपने इसको करना है, एक ग्रैंड जरगा बनाना है तो आपके को पॉलिटिकल माइलेज आप इसकी लेंगे भाई। एवरीबॉडी जो पॉलिटिकल पार्टी हो इस सब को अपने एक पेज पे पाकिस्तान का नेशनल एंड दैट इज व्हाट इट इज। सब एक पेज पे आज जितने भी आपने प्रोलोग की है फहीम, आपने हर पाकिस्तान की छोड़ना है और SCO पे कॉन्सेंट्रेट करना। मिनिस्टर को बुला लिया, दूसरी पार्टी क्या करेंगे? वो तो सब यही कहेंगे कि गंडापुर साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप सपोर्ट करेंगे, आपने देखना है कि दैट्स इट, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन इसको सही चलें। PJ मीर साहब, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। नजम साहब आप सर, नजम अली खान साहब आप सर बताइएगा कि ये जो आईनी तरमीम का जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, कभी ड्राफ्ट जो है वो कहा जाता है कि शेयर किया जा रहा है, कभी ड्राफ्ट का कहा जाता है कि उनके पास है जो फलां शिक निकाल दी गई है, फलां शिक निकाल दी गई है, तो आप समझते हैं कि मामलात कोई हल हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बलोच साहब आईनी तरमीम का सवाल है, आईनी तरमीम तो होनी है
और ये इसलिए होनी है कि ये दोनों जो फरीक हैं उनके दरमियान डू और डाई वाला मसला बन चुका हुआ है और दोनों में से किसी एक का सर्वाइवल इसी में ही है। और हुकूमत इस वक्त बहुत हद तक खौफजदा है क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आया और उसके नतीजे में जो एक बहरान पैदा हुआ, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो आइन और कानून से बालातर होकर इस तरह के फैसले देना शुरू कर देंगे जो एक सियासी जमात के मफाद में जा रहे होंगे, तो उसके नतीजे में आगे इंतखाबात के हवाले से भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है जो हुकूमत दाव पर लग जाए और हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। हुकूमत को उन्होंने खौफजदा करके रख दिया है। अब हुकूमत के पास इसके सिवा चारा कोई नहीं है कि वो पेशबंदी करे और वो तमाम चीज़ें जो हो सकती हैं इस वक्त उनका रास्ता रोके जिनसे वो खौफजदा है। तो ये तो इस वक्त कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, वो उस जैसी सूरत हाल बनी हुई है। दोनों में से किसी एक ने मरना है तो फिर हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश करेगी अपना एतमाद पैदा करने के लिए। जहाँ तक ड्राफ्ट की बात की जा रही है तो ड्राफ्ट जो है वो बलोच साहब पहले शेयर नहीं हो सकता, पहले इस पर इत्तफाक राय होगा, उसके बाद ड्राफ्ट सामने आएगा। क्योंकि अगर ड्राफ्ट इससे पहले सामने आ जाए तो हम वो लोग हैं कि हम तो जाकिर नाइक को नहीं छोड़ रहे जो तकाबुल अदियान के बहुत बड़े माहिर हैं, हमें उनकी हर बात पर एतराज़ है। तो एक ऐसा मसला जिस पर कुछ लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, वहाँ पर हर नुक्ते पर एतराज़ उठेगा। पहले स्टेक होल्डर्स इस पर इत्तफाक करेंगे, बुनियादी मकासद तय होंगे, उसके बाद ड्राफ्ट आएगा। 18वीं तरमीम में भी यही कुछ हुआ था, कई महीने बातचीत होती रही थी और उस बातचीत के बाद ही ड्राफ्ट सामने आया था। ड्राफ्ट को सामने पहले लाने का मतलब यह है कि आप हर किसी को इजाज़त दे दें कि वो इसके ऊपर कोर्ट में चला जाए, आप किसी इजाज़त दे दें कि उसको मुतनाज़ बना दे, यूट्यूबर्स उसको अपनी डिस्कशन का मौजू बना लें, जिन्हें ना आइन का पता हो ना कानून का पता हो, तो ये मुतनाज़ा बनाने वाली चीज़ होगी। लेकिन नजम भाई डिस्कशन तो हो रही है ना सर, नजम भाई डिस्कशन तो हो रही है ना, और डिस्कशन ये भी हो रही है कि 25 से चलाए जा रहे हैं ना सारे के सारे। हाँ, लेकिन ये भी हो रही है कि 25 से पहले ये तीर चलाए जा रहे हैं। सर ये स्टेक होल्डर्स को पता है क्या होने जा रहा है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है और पार्लियामेंटेरियंस को पता है क्या होने जा रहा है। उनके सामने मौलाना फजल रहमान की बात कर लें आप, इवन मौलाना फजल रहमान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि आप हमें हमारी जो तजावीज़ हैं, जो आपकी तजावीज़ हैं वो दे दें, तो वो दे दें उसको, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मसवदा पहले नहीं आ सकता जब तक मुशावरत मुकम्मल ना हो जाए और कोई इत्तफाक़ राय ना हो जाए। चलें पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये जो आईनी तरमीम का पैकेज है इससे मुत्तफिक होना जो है वो कितना ज़रूरी है सियासी जमातों के लिए, और ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और जो जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं उसके लिए? सर जी देखें फ़हीम, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें यूनिटी दिखानी है। डोंट फॉरगेट, जो मैंने पहले कहा है, SCO की हो रही है जिसमें दूसरे ममालिक के लोग आए। अब आप कहते हैं उनसे आपने बिजनेस करना है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और ये कैसे आएंगे जब आप अपनी डर्टी ये लोग बाजार में धो रहे, ये कैसे आएंगे? वो कहेंगे यार ये तो नहीं है। तो पीजे साहब जरा होल्ड कीजिएगा सर, मुझे अभी ज्वाइन किया है कमरान मुर्तज़ा साहब ने जो फेस है। कमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे बताइएगा सर, ये जो ड्राफ्ट जो है वो चल रहा है आईनी तरमीम का, इस पर किस हद तक से इत्तफाक हो चुका है और कब तक ये मुतवक्किल है कि आप लोग जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे? देखिए इत्तफाक तो अब तक नहीं है, हमने अपने तौर पे कुछ तजावीज़ दी हैं, बाकी दोस्तों ने भी अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं, और अभी तक उस पर ऐसे किसी डायलॉग का आगाज नहीं है कि जिसमें हम कहें कि एक पेज पे आ जाएंगे। अब तक सिर्फ अपनी अपनी डॉक्यूमेंट है। तो सर ये डॉक्यूमेंट जो है वो कब तक फाइनल हो जाएगा? आप समझते हैं कि जो हुकूमत की कोशिश है कि 25 से पहले इस आईनी तरमीम को आना है? देखिए अगर हमारे साथ हुकूमत एग्री कर ले, अभी एग्री कर फाइनल हो जाएगा, मगर अगर हुकूमत कहे कि उनके साथ एग्री करे तो शायद उनके लिए जल्दी एग्री ना हो। हाँ, लेकिन सर JUFA सर उसका मौक़िफ़ क्या है कि आईनी कोर्ट बननी चाहिए? आप खुद लायर हैं, सीनियर कानूनदान हैं सर, आईनी कोर्ट जो है वो ज़रूरी है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो कहा जाता है कि पेंडेंसी है, जो केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स में, या आईनी मसाइल जो हैं वो आते हैं, तो उस पर आईनी कोर्ट बननी चाहिए। देखिए हमने एक चीज़ को एग्जामिन किया है, जो केसेस की पेंडेंसी है
सुप्रीम कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल या सर्विस साइड पे वो ज्यादा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिसको आप कह सकते हैं जो कोर्ट में जाएंगे या जा सकते हैं, उनकी तादाद जो है ना अराउंड 200 है। तो 200 केसों के लिए हम कोर्ट बना दें, जहाँ लाखों केसेस जो है ना पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, उनके लिए उसको इसी तरह चलने दें। हाई कोर्ट में जो है ना बड़ी पेंडेंसी है उसको भी ऐसे चलने दें। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेंडेंसी है उसको भी ऐसे चलने दें। यहाँ 61,000 से ज्यादा की पेंडेंसी है और सिर्फ 200 केसों के लिए एक नया सेटअप बना दे। और उस मुल्क में जिसके पास जो $1 बिलियन उसको अगर चाहिए हो तो जाके मिलते करता है पूरी दुनिया। ठीक है, तो कमरान साहब आपका अपना ड्राफ्ट तैयार है सर? आपकी जो मशावरत अपनी है वो मुकम्मल हो गई है? जी हमारे पार्ट में मशावरत ऑलमोस्ट मुकम्मल है। कोई थोड़ा बहुत नौक पलक जो है ना संवारी होगी तो सवार लेंगे, अदरवाइज जो ना वो थोड़ी सी अच्छी बुरी अंग्रेजी के साथ जो ना वो हम अभी भी दे सकते हैं। तो सर पीपल्स पार्टी आपसे मुत्तफिक है आपके ड्राफ्ट से? आपने उनसे किया डिस्कस सर? और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से अभी तक ये बात शेयर नहीं हुई है। अच्छा। उसमें दो कुछ चीजें इनडायरेक्टली शेयर हो गई हैं और ड्राफ्ट भी इनडायरेक्टली शायद कहीं इधर उधर से जो है ना बॉस के हाथ में भी होगा। पर अभी तक जो है ना ऐसे कोई फॉर्मली जो है ना उनके हवाले नहीं किया। तो सर कब तक ये तो रखी जाए कि ये ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में पेश हो जाएगा? देखिए ये तो हुकूमत से पूछिए ना कि वो उनकी जरूरत है कि वो कब पेश करना चाहेंगे। हमारी तरफ से तो हमने जो है ना काउंटर भी दी है। अच्छा, हम तो काउंटर सजेशन वाले हैं ना कि एक तरफ से सजेशन आई हमने काउंटर कर दिया उसको कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अब उनके पास अगर नंबर पूरे हैं और सारा कुछ ठीक है उनके तो फिर देन जो है ना वो आगे बढ़ेंगे और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। कमरान साहब तहरीक इंसाफ भी तो आपके साथ रब्ते में है ना सर? तो इस जो आपके पास ड्राफ्ट है या पीटीआई ने कोई ड्राफ्ट या कोई चीज़ें आपसे शेयर की हैं या आपके जो ड्राफ्ट आपने जो तैयार किया है आपने उनसे शेयर किया है सर? ये मुतफिक किया उन्हें? हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ जुबानी तौर पे उनके साथ शेयर कर लिया है और हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ वो मुतनफ़। तो कमरान साहब एक और सर चीज़ जो सामने आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि 18वीं तरमीम जो आई थी उस पर तकरीबन 8-9 माह लग गए थे, लेकिन अब भी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? 25 से पहले जो है वो बार बार बिलावल साहब भी फरमाते हैं कि जो है वो आईनी कोर्ट बन के रहेगी और 25 से पहले जो है हमारी कोशिश के जो है वो बन जाए। तो क्यों 25 क्यों इतने ज़रूरी है सर? मुझे नहीं पता कि 25 तारीख में क्या जादू है। 25 अगर इसमें कोई जादू है तो वो खुद बताएंगे ना इसका। हमने तो नहीं क्लेम किया, जो क्लेम करता है वो उस जादू को जो है ना डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो आप सर आईनी कोर्ट से मुत्तफिक हैं? आईनी कोर्ट से हम मुत्तफिक नहीं है। हम आईनी बेंचेस जो है ना इसी कोर्ट में बना दें तो इस बात से जो है ना वो मुत्तफिक हैं। और उसकी तादाद देख लीजिए केसों की और तादाद देख के फिर ऐसा काम करिए जिसमें कल जो है ना उन पे कोई हमारे हवाले से बातें ना करें। तो सर आईनी बेंच में सर क्या उसका रोल होगा? अगर आईनी बेंच बनता है सर तो उसकी क्या सर डिटेल्स हैं? वो उन आईनी केसेस को प्रायोरिटी पे ले लेना। वो उसके बेंच बनाने का इसी कोर्ट के अंदर बेंच बनाने का तरीका कार वजह कर और उसको प्रायोरिटी पे उन केसेस को ले लें या उन केसेस को अलग से सुना जाए। बाकी रिमेनिंग केसेस की अपनी प्रायोरिटी हो, यानी लाइनें अलग अलग कर दें। हर तरह के केसों की लाइनें अपनी अलग अलग हो जाएगी। जी चलें कमर साहब, मुझे ये सर यहाँ लेनी है ब्रेक सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आईनी पैकेज जो है वो कब तक तैयार हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम का पैकेज और हुकूमत की जो तैयारियां हैं उस पर भी। और पीजे मीर साहब आप सर बताइएगा कि जो आईनी पैकेज 25 से पहले, अभी कमरान साहब भी कह रहे हैं कि 25 से पहले कितना क्यों ज़रूरी है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी 25 से पहले ये आईनी तरमीम का पैकेज या आईनी बेंच बनाने में? कामयाब हो या ना हो, जी पहले तो सवाल जो भी आपके पास आता है इनसे पूछें क्या इन्होंने बिल पढ़ा है? इन्होंने बिल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये तो क्लोन की तरह अगर 4-5 बंदे ऊपर से कहते हैं कि हमें अपने यहाँ वोट डाल, ये तो वोट डालने वाले, ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं। पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो पढ़ता है, बिल को पढ़ता है, करता है और इज इट इन इंटरेस्ट, इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी, इज इट इन नेशनल इंटरेस्ट?
वो चीजें डिस्कस होती हैं। दिस इज व्हाट अ पार्लियामेंट, हमारी तो पार्लियामेंट क्लोन्ड है, वेदर इट इज पीटीआई और टुडेज टुमारो, हम क्लोन्ड है सारे। सो द क्वेश्चन जो सवाल किया है 25 क्यों कि भाई हर चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी एंड गवर्नमेंट व्हाटएवर इट वांट्स टू, डोंट गेट, ये गवर्नमेंट भी चेंज होगी, परसों भी होगी, तरसों। हमने लॉन्ग टर्म सोचना है फाइन, हम शॉर्ट टर्म पे बात करते हैं, पे इज नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब आप मुझे बताओ, इसमें एक है कि जो प्राइम मिनिस्टर है कि जी वो ही विल डिसाइड कि जज को किसको रखना है, किसको निकालना है, कहाँ पोस्ट करना है। मुझे बताओ, परसेप्शन तो यही खराब हो गया, चीफ जस्टिस का तो बेचारे का यही खराब हो गया, अब उसको 68 पे लेके जाओ। ये चीजें हैं जो कि डिस्कस करने की है। क्या इज दैट गुड? ऑल ऑफ अ सडन 70 साल के बाद आपको है, अगर आपने करना था तो जस्टिस को किसका करते, जस्टिस सरदार इकबाल का करते, जस्टिस मार्कियानी का करते। आपके पास ऐसे जजेस आए, आउटस्टैंडिंग जजेस, उनका क्यों नहीं किया? आईसीसा के अंदर क्या चीज है? बिकॉज यू थिंक ही विल हेल्प यू। इस सारे को तो नाम आपने प्रोटेक्शन ही खराब कर दिया, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर द जुडिशरी। ठीक है नजम भाई, आप सर जो आईनी बेंच या आईनी कोर्ट की बजाय अब बेंच बनने जा रहा है, आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा, जो मोटिव्स हैं गवर्नमेंट की बेंच पूरा करेगा? देखें बलोच साहब, मैं अभी कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुन रहा था, और कामरान मुर्तज़ा साहब एक सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर सियासतदान के साथ साथ वो एक सीनियर वकील रहनुमा भी हैं, चीज़ों को बेहतर तौर पे समझते हैं। और मुझे उनकी कंट्राडिक्शन जो नज़र आ रही थी वाज़िया कि आप मुझे बताइए, वो कहते हैं सिर्फ 200 आइनी केसेस हैं। मैं उनसे इतफाक़ कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में तो ये तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन मैं उनसे इतफाक़ कर लेता हूँ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो 50-60 हज़ार केसेस के मुकाबले में हमारे ये जो 200 केसेस हैं वो हमारी अदलिया का 90% वक्त ले जाते हैं। वो वहाँ पर जो लोग अपनी फांसी की सजाओं के खिलाफ आए हुए हैं, वो लोग जो अपने सिविल केसेस लेकर अपीलों के लिए आए हुए हैं, उनका सारा वक्त तो वहाँ पर लग जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके जजों को क्यों इस चीज़ पे लगाए रखना चाहते हैं कि वो सियासी मुकदमात सुनते रहें, सियासी मुकदमात सुनकर वो अपनी हेडलाइंस बनवाते रहें, खबरों में छाए रहें, बाकी केसेस तो आपके 6-6 माह न लगें। और जब कोई सियासी रहनुमा कोई दरख्वास्त करे तो आप उसके लिए इंतजार करें, रात रात तक बैठकर आप उसे गुड टू सी यू कहें, आप उसके मुकदमात को सुनने के लिए सारी चीज़ें पीछे छोड़ दें, तो ये मुमकिन अच्छी बात नहीं है कि हम इसके ज़रिए सिस्टम को चला सकेंगे। हम पहले ही 130वें नंबर पर बैठे हुए हैं। दूसरा, मैं हमदुल्ला साहब को सुन रहा था, हमदुल्ला साहब ने फरमाया कि एक फर्द वाहिद को चीफ जस्टिस के लगाने का इख्तियार दे दिया जाए। और भाई तुम कहाँ के सियासतदान हो, तुम कहाँ की बातें करते हो? ये वजीर आजम फर्द वाहिद कहाँ से हो गया? वजीर आजम को पार्लियामेंट मुंतखिब करती है, वो अवाम का लीड कर रहा होता है, कायदे ऐवान होता है, वो पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह तो कल आप कहेंगे कि आर्मी चीफ का तकर्र भी प्राइम मिनिस्टर ना करे, और बाकी तमाम जो तकर्रियाँ करनी है फिर वो कौन करेगा? वो कोई नरेंद्र मोदी आगे करेगा, वो अमेरिका का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आगे करेगा? भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करना है। हमें बड़ा अजीब लगता है कि जब हम इख्तिलाफ राय पर जाते हैं तो हम बुनियादी हकायक को ही भूल जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मतलब शहबाज शरीफ नाम का एक शख्स नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का सदर है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी जमातों का एतमाद रखता है। और किसी को अगर शक है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो जाए इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दे, ट्रिब्यूनल्स में चला जाए, अपनी अक्सरियत को साबित कर दे। जिसको उस पर शक है वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है, JUI समझती है, जाए वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें, अपनी हुकूमत बना लें, अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए। भाई प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, वो कोई शख्स नहीं है, वो कौम की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको हमें उसका एहतराम करना होगा। उसे फर्द वाहिद नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वो यहाँ पर ये भी कहा जाता है ना नजम भाई, ये भी कहा जाता है ना कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, और फिर हुकूमत से जो है मराद भी ली जाती हैं, जो सहूलियात वो भी ली जाती हैं। कहने का क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान RTS बिठाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे? क्या इसके नतीजे में उन्होंने जो कानून साजी की थी उसको फर्द वाहिद की कानून साजी का? जी हाँ।
तो पीजे मीर साहब, ये जो ये नजम साहब भी जो है वो जो पॉइंट कर रहे हैं कि जारी बात है वज़ीर-ए-आज़म है, पूरे काबीना की, पूरे पार्लियामान की नुमाइंदगी करता है और जो वोट लेके आता है उसकी नुमाइंदगी करता है, तो ऑल ऑफ सडन जो है वो किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देना, कोई सिरे से बात भी ना हो और किसी को जो है वो अकामा की बजाय जो है वो किसी और चक्कर में जो है वो कर देना, नाहल कर देना, कई पार्लियामेंटेरियन जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो ये भी तो सर देखना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो ना, हर चीज जो है एक पॉलिटिकल एंगल से करते हैं या करवाया जाता है। क्वेश्चन इज कि हर एक को हम कहते हैं कि अपनी अपनी डोमेन में आप काम करो। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आके एक जज को लगाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट, उसकी क्या एसीआर पड़ी है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये तो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास कि वो जाके एक जो क्वालिफाइड आदमी है वो जज बनाए। आर्मी के लिए भी मैंने कहा है कि मैंने नवाज शरीफ से सवाल भी किया था कि जी आप इंटरव्यू करते मामले के अंदर, आप पंगे लेते हैं। मैं दीस आर माय क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज कि आउटगोइंग चीफ जाता है, उसको पता है कि जनरल्स कौन कौन है, ही नोज द एबिलिटी। जब आप जंग में भी होते हैं, एक कमांडर लगाता है जिसकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी हो। द क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर को तब 3 नाम तुम दे देते हो, जब 3 नाम देते हो पाकिस्तान के अंदर एज पर ट्रेडिशन, ये सपोर्टर है, ये उसका सपोर्टर है, आप उसको आर्मी को कर देते, ये करेगा वो करेगा। लेट आर्मी चीफ डिसाइड, द आउटगोइंग आर्मी चीफ, दिस इज माय जनरल एंड ही विल बी एज गुड। नहीं सर, नहीं पीजे मीर साहब, बात ये है कि आप बात कर रहे हैं एसीआर की। अगर आर्मी चीफ को तैनात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनकी एसीआर या बाकी फाइल जो है वो पढ़ के वो उनकी वो लगाता है, तो व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट सर? देखें, द क्वेश्चन इज एसीआर वो लगाता है, क्या एसीआर पढ़ता है? पढ़ा है किसी ने एसीआर? ये तो सवाल करें ना। हाँ। तो यहाँ तो सर इन्हों ला दो, आपके खुद ही पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे, मैं क्या एसटीजी एनु ला दूं, ये बड़ा अच्छा का जनरल। नवाज शरीफ ने 5 लगाए थे, 5 ने बार किया इसको। द क्वेश्चन इज, आर्मी अपने रूट पे चलती है, वो किसी के नहीं चलती। तो आप उसको आर्मी को जब बड़ी डिस्कशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यू नो, एंड द पार्लियामेंट, दे शुड ऑल वर्क, यू नो, इंडिपेंडेंटली, तो लेट देम वर्क इन। आप तो एक इनवाइट करते हैं, आप बैल मुझे, क्योंकि जब कोई प्राइम मिनिस्टर एक वो करता है, बाद में कहते हैं जी ये उसका फेवरेट, ये जनरल किसी का फेवरेट, याद रखना। हाँ। ये आर्मी का फेवरेट, आर्मी को रन करता है। जुडिशरी के अंदर ताकिब निसार क्लास 1 अपने कट्ठे मैट्रिक किए। द क्वेश्चन इज, बड़ा देखा हुआ बचपन से भी अभी, द क्वेश्चन इज कि जब आप एक पोस्ट पे आते हो तो आप जो डिसीजन है आप लेते बिल्कुल तराजू के साथ। अब उस पर तनकीद भी होती है। हमने किसी जज को छोड़ा है, किसी प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी जनरल को छोड़ा है। अब तो हमारी वो लहजा पार्लियामेंट के अंदर इस तरह हो गया है फहीम कि तो बदतमीजी पे आ गया। आप अगर नजम कोई बात करेंगे, दूसरा बैठ के उनसे ऐसा करेगा बदतमीजी के साथ या मेरे साथ, देयर इज नो रूम फॉर डिस्कशन इन एनीमोर। इसको हमने तरजीह देनी है भाई। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बात इसीलिए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। मुझे ज्वाइन किया सर हसन रज़ा पाशा साहब ने, सीनियर कानूनदान है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो बात चली थी आईनी कोर्ट की और अब जो है वो बात बन रही है आईनी बेंच की, तो थोड़ा समझाइएगा सर, आप वज़ीर अपना सीनियर कानूनदान भी हैं, कि बेंच और आईनी कोर्ट में कितना फ़र्क होगा। और जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल बहुत थोड़े से मुकदमात हैं, 200 या शायद 200-250 मुकदमात हैं जो आईनी नोयत के हैं, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा सर? देखें बलोच साहब, बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो तजवीज़ आई थी वो आईनी कोर्ट की थी, जिसमें 5 जजेस जो है होंगे शामिल, जिसमें चीफ जस्टिस होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सेपरेट होगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो सेपरेट होगा। बहरहाल चले कुफर टूटा खुदा करके कि चले एक तजवीज़ आई है, बिल बैठने का जवाब बन गया, मशावरत का एक राह निकल गई है। देखिए, कल पीटीआई की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जनाब
मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनके घर गए और बड़े मुतमिन थे, खुश से वापस आ रहे थे और कह रहे थे जी हमें बड़ी कामयाबी हुई है। अच्छी बात है, उनकी चेहरों पे मुस्कुराहटें थी। शुक्र है कि डायरेक्टली ना से ही इनडायरेक्टली हुकूमत की तजावीज़ पे उन्होंने डिस्कस किया और अपनी तजावीज़ भी पेश की। अब मौलाना ने उनके साथ एक मशावरत के बाद एक दिया है, अब बैठेंगे, बात होगी। अब देखें, तजवीज़ एक मैंने भी दी थी, वो यही थी कि अगर 2 चीफ जस्टिस के बजाय आप जजेस की तादाद में इजाफा कर दें और जो इजाफा होगा 5 या 6 जजेस वो सिर्फ आईनी केसेस सुने और आईनी बाकी जजेस बाकी केसेस की समाअत करें, क्योंकि एक बहरहाल गड़बड़ होनी है अगर 2 चीफ इख्तियारात का तनाज़ा होगा। ऊपर ना तो कोई इदारा बैठा है और ना ऐसी शख्सियत है कि जो उस तनाज़े को सॉल्व कर सके। तो बहरहाल दूसरी जो तजवीज़ अभी है, इस पे भी देखा जा सकता है क्या इसमें एज की बात पे वो कॉन्शियस हैं कि एज जो है वो ना बढ़ाई जाए। भाई अगर एज बढ़ जाए तो इसमें क्या मजायका क्या है, इस पे भी बात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, इनको सबको ये एक खौफ तारी हो रहा है कि शायद ये जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए ये सारी तरमीम आ रही है, पर्सनल स्पेसिफिक है। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपनी पेंशन के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अच्छा। और ये भी मेरी इत्तला है कि हुकूमत को उन्होंने कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कोई ओहदा लेने की। तो बात अब इसको सिर्फ ये जवाब बना के कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब को एडजस्ट करने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है, तो इसको खत्म करें, नॉन इशू को इशू ना बनाएं, तरमीम को देखें कि कौन कौन सी तरमीम ऐसी हैं जो आम पब्लिक के फायदे के लिए हैं। एक एतराज ये किया जाता है कि अगर आईनी कोर्ट्स बन जाएंगी तो बाकी सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ सेशन कोर्ट ही रह जाएगी। भाई पहले भी हाँ, लेकिन बलोच साहब सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। कहते हैं जी सिर्फ 200 केस है आईनी, बाकी सारे केसेस जो है लाखों हजारों की तादाद में वो दूसरे हैं। तो वो हजारों वाले केसेस भी तो यही सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। तो क्या हम ये कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये तो सेशन कोर्ट बनी हुई है? ऐसा नहीं है। सेशन कोर्ट से ही जजेस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और सेशन कोर्ट से ही केसेस जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये कह देना कि ये सेशन जजेस के अदालत के केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती, ये भी मुनासिब नहीं है। और अगर 200 केसेस आईनी केसेस 200 हैं तो बाकी 52,000 वो भारी है, वो सेशन कोर्ट वाले हैं, तो वो तो सुन रहे हैं। तो इससे ये खुदा न खास्ता ये कहना मुनासिब नहीं है कि जी सिर्फ सेशन कोर्ट रह जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी और उसका जो वर्डिक्ट होगा, जो फाइंडिंग होगी वो। हाँ जी सर, एतराज ये किया जा रहा है कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको अपॉइंट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है फर्द वाहिद हैं, वो अपनी मर्जी का जज अपॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं सर। बलोच साहब, ये एक सनसेट क्लास डाली गई है, जो फर्स्ट इंडक्शन होगी चीफ जस्टिस की, वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा फर्ज कर लें आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एतराज है, प्राइम मिनिस्टर को साइड पे रखे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी आईनी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यानी आला तरीन अदलिया, उसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान करता है। ऐसे ही है। अब कल कहेंगे जी जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, वो क्यों नोटिफाई करेंगे? अभी तक जितने भी जजेस जिन्होंने ओथ लिया है हाई कोर्ट की हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वो नोटिफिकेशन किया है सदर पाकिस्तान ने। अब एक और बात आपको याद दिलाऊं आपको, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब आए दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने मूवमेंट की कामयाबी के बाद, तो आपको याद होगा कि एक फड्डा बन गया, इन्होंने 20 जजेस की लिस्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इत्तफाक से उसमें मेरा नाम भी था बतौर जज, तो मुझे ये ज्यादा आगाही है। और ये भी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के पास गए, एक डिनर में शरीक हुए, वहां पे ये तय पाया कि ये जो
प्राइम मिनिस्टर है ये रिकमेंडेशन देंगे और ये जजेस, और फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दी, जजेस तैनात हुए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किया और वो जजेस अभी तक उनमें कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या वो गलत है? ठीक है, तो ये बातें एतराज बराए एतराज नहीं होना चाहिए। ये एक सनसेट क्लास डाली गई है और उसका मकसद ये है कि ये पहला सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अगर जो बाकी जजेस होंगे उनकी जो सिलेक्शन है वो जुडिशियल कमीशन ही करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा। ये जरा करेक्ट, हाँ, ये क्लियर होने की, क्लियर करने की जरूरत थी। तारड़ साहब ने, आजम नजीर तारड़ साहब ने वो मुसद्दा जो हमारे हवाले किया था, हमने उस पर डेलिब्रेशन की, अपनी तजावीज भी दी हैं, तो वो मैंने पढ़ा है, उसमें सनसेट क्लॉज है, जस्ट फॉर वंस। लेकिन इसमें भी गुफ्तगू हो सकती है, मशावरत हो सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कर दे, बात खत्म हो गई। सही है। चलें सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास। नजम भाई, आप बताइएगा कि आज जो ये जिरगा, ग्रैंड जिरगा हो रहा है पेशावर में, ग्रैंड जिरगा इनका इनेकाद किया गया और फिर वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब भी पहुँचे, जो गवर्नर KP हैं वो भी उसमें शरीक हुए, तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो उसमें शरीक थे। कैसे देखते हैं सर ऐसी, अब एक बड़ा ये अच्छा मैसेज है सर दहशतगर्दों के लिए भी और जो पाकिस्तान को, KP को कमज़ोर करना चाहते हैं, अमन तबाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी? देखिए, मैं तो गंडापुर साहब की जो सियासत देख रहा था, बड़े दिनों से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। हाँ। और उसमें जो उन्होंने ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, तो ये तो मुझे बड़ा शानदार लग रहा है। मैं आपको बलोच साहब एक बुनियादी बात कह दूं कि अगर आप पाकिस्तान के झंडे को जलाएंगे, अगर आप पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द और मुर्दाबाद के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हाँ। तो आप, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। आप हमें मुर्दाबाद कह रहे हैं, आप हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, हाँ। आप हमारे कपड़े जला रहे हैं, तो हमारे तरफ से नरमी की उम्मीद नहीं रखिएगा। हम उनसे लड़ेंगे जो हमारे बच्चों को मारेंगे, जो दहशतगर्दी की सपोर्ट करेंगे, दहशतगर्दों की सपोर्ट करेंगे। हमें मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए और आगे बढ़ना। जिसका तरीकाकार यही है कि हम मिलकर बैठें और जो जरगा हो रहा है उसके नतीजे में हमें कोई ऐसी लाहे-अमल बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अमन, तरक्की और खुशहाली की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोई यहाँ पर कामयाबी मिलेगी, जब हम सऊदी 130 सरमायाकार यहाँ पर आए हैं, तो ये सब कुछ अमन से मशरूत है। हमें अमन चाहिए। वो पीपल्स पार्टी के दौर में जिस तरह सवात में आया, वो नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के ज़रिए आया, या वो किसी भी तरीके से आया, आप प्यार से अमन पर आते हैं, हमारे से अपने हकूक लेते हैं, हमारे हकूक हमें देते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप बदमाशी करेंगे, आप ग्वादर कम्प्लेक्स पे हमले करेंगे, आप रोज़ाना हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को मारेंगे, तो फिर खुली जंग है। आप हमारे बच्चों को मार के, हमारे लिए अमन अमान के मसाइल पैदा करके, हमारे रोजगार के इश्यूज पैदा करके आप ये समझते हैं कि आप आराम से बैठ जाएंगे, हम आपको बदमाशी करने देंगे, तो पाकिस्तान की रियासत ये नहीं करने देगी। मैं बतौर पाकिस्तानी इस पे बहुत क्लियर हूँ। हम सब एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं, उस वक्त तक जब तक आप मेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते, मुझे गाली नहीं देते, मेरे बच्चों की जानें नहीं लेते, तब तक। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करेंगे, मुझे गाली देंगे, तो फिर मैं आपसे उसी तरह निपटूंगा जिस तरह निपटना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रिट ऑफ स्टेट जो है, हर सूरत जो है वो कायम होनी चाहिए। मुझे याद है सर, ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इत्तेहाद की, मुत्तहिद होने की और ग्रैंड जिरगा की, कि जो पेशावर में आज CM KP ने बुलाया और वज़ीर आला हाउस में ये जिरगा हुआ, उसमें ज़ाहिर बात है तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी और अमन की बात की गई, मुत्तहिद होने की बात की गई। अरशद अजीज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर से। उनसे बात करते हैं कि ये जिरगा कितना अहम था और इसके असरात क्या मतलब होंगे। अरशद भाई, शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा इस जिरगा में क्या बातचीत हुई और क्या मैसेज किया जाएगा? देखिए, बदकिस्मती थी कि कल एक वाक़या ऐसा हो गया कि वो लोग वहाँ पे जिरगा चूँकि मुनक़िद कर रहे थे, 11 तारीख उन्होंने जिरगा की थी PTM ने, तो वहाँ पे एक वाक़या हुआ, तो उसके हवाले से CM साहब ने बड़े टाइम पर एक कदम उठाया और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, गवर्नर साहब भी आ गए
और ये पहला मौका है कि गवर्नर साहब सीएम हाउस आए हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब भी पेशावर में हैं और साथ साथ में अब जितनी भी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी इसके अंदर है। तो मेरे ख्याल में एक आवाज़ जाएगी, एक जिरगा बनेगा जो कि मुज़ाकरात अब करना करेगा, क्योंकि इख्तियार दिया गया है सीएम केपी को, अली अमीन गंडापुर को, कि वो इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। और सीएम साहब अब एक जिरगा बनाएंगे जो कि पीटीएम के उद्दारों के साथ मुज़ाकरात करेगा। मकसद ये होगा कि पीसफुली इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि पीटीएम के लोग भी वहाँ पे इश्तिहाल में थे, सूरत हाल अच्छी नहीं थी और उनका इसरार था कि वो लाजमी अपनी जो अदालत उन्होंने अवामी अदालत लगानी है वो उन्होंने लगानी है। तो यहाँ पे चूंकि वफाकी हुकूमत उनको कलअदम करार दे चुकी है, लिहाजा उनकी कोई सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। जी जी। अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर ये बातचीत जब ये पाबंदी या ये जो तसादम हुआ है इससे पहले अगर ये बातचीत कर ली जाती या सब दोस्तों को इकट्ठा किया जाता और इनको एक टेबल पे बिठाया जाता, उनके साथ बातचीत की जाती, तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब होता। काम ताखीर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि उसके है कि कम से कम अब रियलाइज किया गया है और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आ रहे हैं और बातचीत की जानिब जा रहे हैं। तो सूरत हाल यकीनन इसी हवाले से उनके जो खदशात हैं, मेरा ख्याल में कि जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, आप उनसे बात उनकी सुनेंगे नहीं, तो आप उनके मसाइल कैसे हल करेंगे। यकीनन उनके साथ काफी सारे लोग हैं जो कि ट्राइबल एरिया के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उनके साथ। लेकिन सर उन्होंने जितने भी काम करना है अर्शद भाई, उन्होंने जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है ना, अंडर अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो स्टेट है उसके नीचे ही काम करना है ना सबने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात ये होती है ना कि अगर कोई आपके साथ टेबल पे बैठे और एक बात वो ऐसी करे जो कि कानून और आइन के अंदर हो तो आप उसको रिलीफ दे सकते हैं। अगर वो कोई ऐसा मुतालबा करे जो कि हुकूमत उसको नहीं पूरा कर सकती और गैर आइनी हो तो यकीनन उसको इनकार होता है। तो लेकिन बैठने का मकसद ये होता है कि जो इश्यूज हैं आपस में वो क्लियर हो जाएं और कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अब देखिए ना, इस तसादम के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ और आपस में एक दूसरे के खिलाफ, फोर्सेस के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें वफाकी हुकूमत भी हो, सूबाई हुकूमत भी हो, वरना इंतशार फैलाना तो लोगों का काम है। ज़ाहिर है, देखिए ना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, लड़ाई करवाना, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे लोगों को लड़ाना, तो ये तो सारा इसी किस्म के लोग चाहते यही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमने ग्रैंड जगह की बात की। हसन साहब आप बताइए सर पाशी साहब कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था और इलेक्शन कमीशन में ने आज बात की, जो मुशावरत की कि जो स्पेशल सीट्स हैं उसका मामला हल किया जाए। क्या समझते हैं सर, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ पार्लियामान का फैसला है जिसने इलेक्शन एक्ट जो है बनाया, कानून बन गया और अब अमल दरामद होना है। सर अब क्या किस तरफ ये ऊंट बैठेगा कि या पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट रख के आईनी कोर्ट बनाने की तजवीज़ फ्लोट की गई, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का के जजेस का मेजॉरिटी टाइम जो है वो आईनी पिटीशन सुनने में सर्फ हो जाता है और आम लिटिगेंट्स जो है उनकी केसेस की समाअत नहीं हो सकती। वो भी अपनी जगह पे एक जवाब ठीक था। आपने देखा होगा चाहे वो 63A का केस हो, स्पेशल सीट्स का, या कोई और ऐसा इशू आ जाए तो उसमें फुल कोर्ट या 7 या 8 जजेस परमानेंट बेसिस पे 1-2 महीने के लिए एंगेज हो जाते हैं और वो डे टू डे हेयरिंग होती है और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जिससे वाकई जो जनरल पब्लिक है उसको और जिनके बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिंदगी और मौत का वो सवाल होता है, वो पेंडिंग चले जाते हैं, उनके लिए मुनासिब टाइम नहीं मिलता। तो ये सोच रख के आईनी कोर्ट की एक तजवीज़ दी गई और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए एग्री किया और उस पर सिग्नेचर्स किए, जिसमें बानी PTI भी शामिल है और बाकी मौलाना फजल रहमान साहब भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी। बहरहाल अभी एक तजवीज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी तजवीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से आई है और यकीनी तौर पे ये जो तजवीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से आई है, ये जो उन्होंने PTI के साथ मशावरत करके दी है, तो ये बहरहाल इस पे बैठ के बातचीत हो सकती है। नजम भाई आप फरमाइएगा सर, लास्ट क्वेश्चन नजम भाई के अली अमीन गंडापुर साहब का इस्लामाबाद में आना, फिर अब जो है वो जरगा बुलाना, क्या देख रहे हैं सर सियासी मंजरनामा आइंदा आने वाले चंद दिनों में, स्पेशली 25 तक?
बलोच साहब उसकी तो मैंने तारीफ़ की, अली मीन गंडापुर की, मैं तनकीद करता रहा उन पर, लेकिन मैं इस जो उन्होंने स्टेप लिया, अल्लाह करे इसके मुस्बत नताइज सामने आए। लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त काजी फायज़ ईसा के गिर्द घूम रहा है। काजी फायज़ ईसा से कुछ लोग खौफजदा हैं, वो डरते हैं काजी फायज़ ईसा से, उस काजी फायज़ ईसा से डरते हैं जो किसी से नहीं डरता, जो जुर्रत के साथ उस पर जब इल्ज़ाम लगे तो वो अपने वक़्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, उसने जद्दोजहद की, उसकी अहलिया ने उसका साथ दिया, वो सुरखरू हुआ। वो उस काजी फायज़ ईसा से डरते हैं जिसने रियासत से प्लाट लिया नहीं बल्कि कायदे-आज़म रेसिडेंसी के साथ ज़ियारत में अपना प्लाट रियासत को दे दिया। वो उस काजी फायज़ ईसा से डरते हैं जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया, वरना हर चीफ जस्टिस जो था वो एक ही चीज़ के पीछे लगा हुआ था कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आप पार्लियामेंट को और इंतज़ामिया को नीचे गिरा दें। उस काजी फायज़ ईसा से डरते हैं जो अमन की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में इंसाफ की बात करता है, उससे डरते हैं। ये वो लोग हैं, उससे खौफजदा हैं। और कुछ लोगों के अपने बुग़्ज़ हैं, वो अपने गुस्से निकालना चाहते हैं, पाक फौज पर उनको गुस्सा है, उनको एस्टेब्लिशमेंट पर गुस्सा है, वो अपने गुस्से काजी फायज़ ईसा के ज़रिए निकालना चाहते हैं। काजी फायज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहादुर और जरी जज है, ईमानदार जज है, उस पर करप्शन का कोई केस नहीं, वो बुग़्ज़ का मारा नहीं, नफरत का मारा नहीं, वो उन लोगों को माफ़ कर देता है जो यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए उसके खिलाफ फर्जा सराई करते हैं, वो उन लोगों को माफ़ कर देता है जो बेकरियों में उन पर वीडियोस बनाते हैं। वो एक बड़ा आदमी है, बड़ा जज है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए और अगर वो कौम को सर्व कर सकता है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसे रास्ता देना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया नजम भाई आपका, अपने वक्त दिया। फाहिद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। और एक और बड़ी खबर, आज 5 IPPs ने मुआहदा ख़त्म कर दिया जिससे जो है वो 411 अरब रुपए की बचत होगी। ये बड़ी खबर है। आइंदा भी ऐसी खबरें मिलती रहेंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।